इंटरफेरेंस के केस में, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ लाइट जो आपस में मीट करता है, उसका भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दो सोर्स मस्ट बी द कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, लास्ट कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं। अभी फिर बता देते हैं थोड़ा सा कि कोहेरेंट का मतलब हुआ कि मान लो सपोज करो कि हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस बात किया है। अभी आपको बताएं कि इंटरफेरेंस वन ऑफ द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, बट इट हैज सर्टेन कंडीशन। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ हमने सोर्स लिया है, ठीक है, एस सोर्स है, सिंगल सोर्स है, और ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से वेव प्रोपोगेट कर रहा है। द वेव विल प्रोपोगेट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ एंड सिंगल एम्पलीट्यूड, माने फिक्स एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सोर्स है और ये सोर्स क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेट वेव्स प्रोपोगेटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की ओर प्रोपोगेट कर रहा है। और दो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिया है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस, यहाँ S1 एंड S2 इज द अनदर, और कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स हो गया फॉर दैट प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये S1 S2 बिकम द डॉटर सोर्स। तो ये क्या बनाया यहाँ पर फिर हम लोग देखें कि सेम कैरेक्टर है जो सोर्स का कैरेक्टर है। सो S1 एंड S2 बिकम द कोहेरेंट सोर्सेज। इनके पास भी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम वेवलेंथ है। अब इस बात को हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन लिया है, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सोर्स S क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। सोर्स S को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिस S इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहने का मतलब इट हैज ए सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल है, एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सिंगल है। और यहां कह सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू और वेवलेंथ हो गया लेम्डा। और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये जो वेव प्रोपोगेट किया, फॉरवर्ड इन्वेलप बनाया, एंड दैट मेक ए सेकेंडरी सोर्स एट द पॉइंट, एट द स्लिट पॉइंट S1 एंड S2। सो S1 S2 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी क्या है, ये दोनों S1 S2 जो आप वेव ले रहे हैं, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसका भी वेवलेंथ लेम्डा है। इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसका भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लेम्डा है। तो ये दोनों चीज हमको क्या मिल रहा है, ये बता रहा है कि S1 है, S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। तो दो बात तो आप यहाँ पर नोटिस कर लिए कि इंटरफेरेंस होने के लिए कि कोहेरेंट सोर्स होना मस्ट है, मोनोक्रोमेटिक होना मस्ट है, और एक बात और ध्यान में रखना है कि द सप्लाई सोर्सेज मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सोर्स, कंटिन्यूअस वेव जनरेशन ऑफ द सोर्स, कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होना चाहिए, तभी वहाँ पे सस्टेन इंटरफेरेंस या बढ़िया इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। नहीं तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो तीन बात हम ऐसे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव कर रहे हैं। वो पहला कंडीशन आपने देखा यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन हो गया टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, टू सोर्स must be monochromatic, light wave monochromatic light wave, ठीक है। और दूसरा आपने देखा इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन हम बात कर रहे हैं, टू सोर्स क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड टू सोर्सेज आर मस्ट बी कोहेरेंट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होना चाहिए। और थर्ड हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थर्ड कि टू सोर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या है, कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ लाइट।
तो हम लोग दो चीज़ जाने, एक तो रूल्स जाने, सुपरपोजिशन का रूल यहाँ एक्ट करेगा, क्रस्ट मीट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, क्रस्ट ट्रफ मीट करेगा तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ये रूल्स हो गया। और इस रूल में कंडीशन देखें, इंटरफेरेंस तभी संभव है जब आप तीन बात को ध्यान में रखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, जो भी दो सोर्स आप ले रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्स हो, और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर और कंटिन्यूअस हो और मोनोक्रोमेटिक हो, तो सारा कैरेक्टर सेम हो, तो ऐसे दो कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे, वो एक ही पेरेंट का हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो सोर्स आपने जो कंसीडर किया वो ऑफ सेम सोर्स, सिंगल सोर्स का हो, तो वो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। अभी देखो, इसमें भी हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रोपोगेशन आपने देखा है वो डीप लाइन और लाइट लाइंस में प्रोपोगेट कर रहा है। कर्व जो आप देख रहे हो, डीप कर्व, लाइट कर्व, डीप कर्व, इस तरह करके प्रोपोगेशन आगे की ओर बढ़ रहा है। तो डीप जो है उसको क्रस्ट आपने देखा, और जो लाइट है वो ट्रफ है, फिर डीप क्रस्ट है। इस तरह दिखाया गया है कि क्रस्ट और ट्रफ को देखे। अब देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जहाँ ट्रफ मीट कर रहा है, जहाँ क्रस्ट मीट कर रहा है, वहाँ ब्राइट बैंड बना रहा है। अब सेंटर ब्राइट हो गया, सेंटर ओ को आपने लिखा, सेंटर ओ क्या है, ब्राइट है, ये बी ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रस्ट मीट कर रहा है, ट्रफ मीट कर रहा है, क्रस्ट मीट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ब्राइट बैंड बना रहा है, ये सुपरपोजिशन है और ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। लेकिन उसी के आगे पीछे देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है, यहाँ पर भी क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है वहाँ डार्क लिखा हुआ है, डार्क डी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक जगह कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख रहे हैं हम लोग, और वहीं पर फिर दूसरे जगह क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख रहे हैं। इसी कंडीशन पे जब कोहेरेंट सोर्स को आपने लिया है, एंड दैट इज द बेसिक थ्योरी फॉर द इंटरफेरेंस। अभी आगे और समझेंगे कि इसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अब यहां पे देखने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस और एंड फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन। यहां भी हमने कुछ ग्राफ्स बनाया हुआ है, वेव का ग्राफ बनाए हुए हैं, उसी वेव ग्राफ को समझो। अगर हम यहाँ पर इसको सोर्स S1 ले लेते हैं, दिस इज द सोर्स S1, ये क्या है, सोर्स S1 है, और ये सोर्स S2 है। दोनों ही कैसा सोर्स है, अभी हमने कहा कि दोनों क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज पे, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज पे एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सोर्सेज पे, मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पे, और उसके बेसिक रिलेशंस क्या आएगा, बेसिक थ्योरी क्या आएगा। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्स है, और लेकिन अगर देखो यहाँ पर, तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वेव के बीच का पोजीशन यहाँ देखते हैं, मान लो ये रिजल्टेंट प्लेस है, ये रिजल्टेंट प्लेस है यहाँ पर, तो दोनों के बीच का पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस कितने का है, तो डेल्टा एक्स। इधर चाहे आप इधर फॉरवर्ड में ले चाहे इधर ले, दोनों ही जगह हमको डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस मिल रहा है, पोजीशन डिफरेंस मिल रहा है, मीन्स पाथ डिफरेंस मिल रहा है बिटवीन द टू प्रोपोगेटिंग वेव्स। दो प्रोपोगेटिंग वेव्स जो चल रहा है उनके बीच में हमको पाथ डिफरेंस मिल रहा है। जब हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर, चाहे इस साइड देखेंगे, माने फॉरवर्ड में देखेंगे, चाहे बैकवर्ड में, दोनों में आपको क्या मिल रहा है कि इनका यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ हो गया पाई हो गया, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इसी तरह 3π/2 हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3π/2, यहाँ पर हो गया 2π, ये आपने देखा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ 0 हो गया, दिस इज द पोजीशन फॉर 0, यहाँ हो गया π/2। तो ये दोनों वेव में हमने क्या पाया, इन दोनों वेव्स में क्या पा रहे हैं, इन दोनों वेव्स में हम पा रहे हैं कि यहाँ पर फेज का भी, आपस के फेज का भी डिफरेंस है। देखो यहाँ से 0 से ये π/2 जब जा रहा है तब यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका माने दोनों वेव के प्रोपोगेशन में भी फेज का अंतर है, और उस फेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फेज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस कहते हैं, फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है, ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे अगर इन दोनों वेव को ले तो हम बता सकते हैं कि फाई कितने के बराबर है, तो π/2 के बराबर है। ये जो फेज डिफरेंस आपने लिया पाई, ये कितने के बराबर है, तो π/2 के बराबर है, π/2 के बराबर है। दैट इज द, दोनों के फेज डिफरेंस में कितना का अंतर है, डिफरेंसेस, दो वेव्स आपने लिया S1 एंड S2।
अब ये तो पहला कंडीशन अगर हम लेते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर आप डेल्टा एक्स लिखते हो, डेल्टा एक्स लिखो, डी एक्स लिखो, डी फाई लिखो, जो भी आप लिखो, डेल्टा एक्स के जगह आप डी एक्स भी लिखेंगे तो चलेगा, और डी फाई के जगह पे अगर आप डी फाई भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस है, ठीक है, जिसको आप जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हो सकता है बुक टू बुक थोड़ा वेरी करता हो, इसलिए उसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू सोर्स, टू वेव्स जो हो रहा है वो कितने का है, डेल्टा एक्स का है। तो अभी यही दो रिलेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज कितने का हो गया, पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा एक्स का है, तो डेल्टा एक्स आपने कंसीडर किया, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है दो वेव्स में, इसी रिलेशन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो फाई का आ रहा है। देन फेज डिफरेंस, यहां पर हम इसको हो गया, दोनों का रिलेशन साथ में देख रहे हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन देम कितने का है, बिटवीन देम इज 5। और इस रिलेशन को, इस जो रिलेशन आपने लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ध्यान दो, यहां पर समझो। सो इस वेव के प्रोपोगेशन का रिलेशन आपने देखा। अब हम इस पे अभी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मान लो हमने सेम वेव को आगे की ओर प्रोसीड करते हुए देख रहा है, और ये हो गया S1 और यहां हो गया S2, ये हो गया आपका S2 वेव। दोनों वेव प्रोपोगेट कर रहा है, S1 यहां है, S2 यहां है, ठीक है। तो यहां पर आपने इसका रिलेशन लिया तो ये 0 हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया, यहां पर कितना आ गया 4 पाई हो गया। इधर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ 4 पाई हो गया, और यहाँ 6 पाई हो गया, ये हो गया 6 पाई। तो ऐसे में हम दोनों के रिलेशन को देख रहे हैं। एक और बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक इसमें कितना है, एक वेवलेंथ की लंबाई है। इस तरह करके अगर हम देखें तो यहां कितना वेव है, 2 वेवलेंथ है। यहां वेव की लंबाई यहां कितना है, 2 वेवलेंथ है, और यहां वेव की लंबाई कितना है, तो 3 वेवलेंथ है, ठीक है। अब इस बात को यहां पे ध्यान में रखना है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, अगर ये देखो S1 और S2 के बीच में अगर हम पाथ डिफरेंस कितने का लेंगे तो लेमडा का लेंगे। यहां देखो इसमें ये एक वेव जा रहा है, एक पूरा वेवलेंथ जा रहा है, तब जाकर के यहां से स्टार्ट हो रहा है S1, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा का है, वेवलेंथ का है। तो हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस between two waves is lambda, कितने का है, लेमडा का है। तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितने का बन रहा है, तो फेज डिफरेंस देखो यहां 0 आप लिए तो यहां पर कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई, ठीक है। ये हो गया, पहले वेव से आपने देखा कि पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स का है तो फेज डिफरेंस फाई का है, इसको हमने इक्वेशन या रिलेशन 1 माना। दूसरा रिलेशन आप इस फिगर से बनाएं तो यहां पर भी आपको मिल रहा है। और अब इस पे हम बात कर रहे हैं कि अगर यूनिटरी मेथड आप लगाते हो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस between two waves is यूनिट है। तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। ये हो गया यूनिटरी कंडीशन पे।
अब समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हुआ द पाथ डिफरेंस, अगर यूनिट आप लेते हैं तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई लेमडा, दैट इज द कंडीशन फॉर यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड का कंडीशन हो गया। अब बात कर रहे हैं कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स का है तो पाथ डिफरेंस आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर डेल्टा कहते हैं, अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का है जो अभी आपने यहां पे लिखा, तो पाथ डिफरेंस between two waves is delta x। ठीक है, डेल्टा x का पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा, अब इसी के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बिटवीन देम is अब 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और ये रिलेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है जिसमें कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, और इक्वेशन 2 है जिसमें भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो फेज डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे फाई का है, और यहाँ फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स का है। इसका मतलब ये दोनों अगर पाथ डिफरेंस बराबर है तो फेज डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट कितना आया। तो दोनों को अगर हम देखते हैं और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऐसे में जो पाथ डिफरेंस अगर सेम है तो फेज डिफरेंस को आप इक्वेट कर दिए, इक्वेट किए तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। एंड इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। इक्वेशन नंबर 3 जो आपने देखा, और आप इस दोनों वेव्स से अच्छी तरह से समझे। पहले केस में हमने बताया कि पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है। उससे एक रिलेशन आप देखें। अब वही पाथ डिफरेंस को अगर हम सेकंड थर्ड इक्वेशन में लेते हैं तो हमको फेज डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है रिलेटेड विद द पाथ डिफरेंस। अब यहाँ से हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज द लेमडा बाई 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो ये रिलेशन आपका फोर्थ रिलेशन हो गया, और ये बेसिक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इतना आपने अभी तक समझा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस अंतर होता है। अब इसी के हिसाब से हम कहाँ जाएंगे, तो हम आगे इंटरफेरेंस को समझेंगे। और इंटरफेरेंस समझने के लिए अभी वेव रिलेशन को हम और बढ़िया से देखें। इसको आप देखिए और नाउ देखो, अब हम लोग देखेंगे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में देख रहे हैं, दो सोर्स आपने लिया, S1 और S2 दो सोर्स है। अभी हमने कहा इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो S1 और S2 क्या है, दिस टू सोर्सेज इज द कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस है और वेव प्रोपोगेट कर रहा है। दोनों वेव आप देख रहे हैं कि क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ ऐसे करके आगे प्रोपोगेट कर रहा है, और दोनों सेम फेज पे इस जगह पे मीट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर सेम फेज पे मीट कर रहा है दोनों पॉइंट पे। तो आप यहाँ अगर देखते हैं तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि द फेज डिफरेंस और एंड पाथ डिफरेंस दोनों का जो हमारे पास आ रहा है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही सेम लेंथ पे मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हैं एक वेव, दो वेव, यहाँ तक आ गया एक वेव, यहाँ आया दो वेव, यहाँ आया तीन वेव, ये आया चार वेव। टोटल वेवलेंथ कितना है, तो 4 लेमडा का वेवलेंथ है। अगर हम यहाँ पर भी कंसीडर करते हैं तो यहाँ भी हमको कितना वेव मिल रहा है, 4 वेवलेंथ का मिल रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना है पाथ में, तो 0 है। और 0 जब पाथ डिफरेंस हो रहा है तो अगर हम फेज के बारे में बात करें तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ से भी देखो
यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ भी 2 पाई हो गया, यहाँ 4 पाई हो गया, यहाँ भी 4 पाई हो गया, यहाँ 6 पाई हो गया, ये भी 6 पाई हो गया, यहाँ देख रहे हैं 8 पाई दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 पाई दिख रहा है। इसका मतलब फेज डिफरेंस भी कितने का आ रहा है? डिफरेंस 8 पाई दैट इज 0। तो अगर 0 फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आता है तो ये पहला केस हो गया, पहला कंडीशन हो गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस इज ए पार्ट ऑफ, हमने अभी कहा इट इज ए फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव का सुपरपोजिशन है। तो ये एक बात आपने यहाँ पे समझा। अब अगर मान लो हम एक वेव को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, और सोर्स S2 चला गया कहाँ पर? तो सोर्स S2 चला आया, इस जगह पे सोर्स आ गया S2, दिस इज द S2 सोर्स। और तब यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया? तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, ये दोनों वैल्यू आप ले रहे हैं, तो वेवलेंथ कितना का हुआ? तो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, मतलब टोटल वेव की लंबाई कितना है वेवलेंथ की? वेवलेंथ कितना है? 3 लेमडा का। और फिर ये सेम फेज पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ 0 था, यहाँ 2 पाई था, यहाँ पर 4 पाई आपने कंसिडर किया, यहाँ 6 पाई कंसिडर किए। इसका मतलब क्या आप यहाँ पे नोटिस किए कि यहाँ 6 पाई जहाँ आप कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में वेवलेंथ का भी डिफरेंस है। पहले वाले ऊपर में कितना वेवलेंथ है? तो 4 लेमडा का वेवलेंथ है, और इसमें कितने का है? 3 लेमडे का है। तो पाथ डिफरेंस यहाँ सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस आपने कंसीडर किया था, सेकंड केस जब आप कंसीडर कर रहे हैं तो एक वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों देखो ट्रफ मीट कर रहा है, क्रस्ट मीट कर रहा है, तो यहाँ क्या आ गया? दैट इज वेवलेंथ 1 लेमडा का आ रहा है। तो यहाँ पर अपना पाथ फेज डिफरेंस कितने का है? तो 2 पाई का फेज डिफरेंस है। 2 केस आपने देखा। अब मान लो हम इसी S2 को यहाँ से मूव कर देते हैं और ये चेंज करके कहाँ ले गए? तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये S2 जो चेंज हो गया, ये चला आया यहाँ पे आ गया S2, दैट इज द सोर्स S2, दैट इज द कोहेरेंट सोर्स। अब ये थर्ड केस हम बात कर रहे हैं, थर्ड केस बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपका वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है, और यहाँ आ गया 0, यहाँ हो गया 2 पाई, यहाँ हो गया 4 पाई। तो यहाँ पर हमको फिर पाथ का भी डिफरेंस मिल रहा है, तो पाथ डिफरेंस कितने का है? 2 लेमडा का है। और फेज डिफरेंस कितने का बन रहा है? तो फेज डिफरेंस आपका अब यहाँ देखेंगे तो 4 पाई का बन रहा है। अब इन दोनों को, इन तीनों रिलेशन और आगे जाएंगे तो अगला रिलेशन 6 पाई का बनेगा। इस तरह हम एक जनरल बात करने आ गए कि अगर हम डेल्टा को देखते हैं, पाथ डिफरेंस को देखते हैं, पाथ डिफरेंस देख रहे हैं, डेल्टा एक्स देख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन। तो अगर हम पाथ डिफरेंस को देखते हैं तो हम अगर यहाँ देख रहे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस हुआ कितना हो गया? अब इंटीग्रल के साथ ये देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का, तो n लेमडा एक जनरल बात हो गया, इट इज द जनरल रिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? जनरल रिलेशन, जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस के साथ आ गया फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये बात करें फेज डिफरेंस में, देखो फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस को आपने फाई से रिप्रेजेंट किया है, तो फाई देख रहे हैं 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 2 पाई, 4 पाई न लिख करके अब जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल हमारे पास कितना आ गया? 2n पाई, 2n पाई कितना हो गया? 2n पाई। अब ये दोनों जनरल बात हो गया, यहां पर भी आप देख रहे हैं जनरल हो गया, ये भी जनरल बात हो गया। 2n पाई को आप ऐसे लिख दे रहे हो 2n पाई, ये दोनों जनरल हो गया। जनरल कंडीशन फॉर क्या आप देखें? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और क्योंकि कोहेरेंट सोर्स लिए हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। तो ये आपने देखा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ अब देखने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। फिर वही बात कह रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्स आपने कंसीडर किया और दो सोर्स ले रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों देख रहे हो कि आउट ऑफ फेज मूव कर रहा है, मतलब क्रस्ट ट्रफ इस तरह का ट्रफ क्रस्ट। और अगर इसका रिजल्टेंट आप कंसीडर करते हैं तो ये स्टैंडिंग वेव हो गया। यहाँ पर भी जीरो आ गया, ये अगर जीरो पोजीशन है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इधर भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। ये सभी देख रहे हैं कि ये जीरो पोजीशन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्टैंडिंग हो गया, यहाँ पर वेव है बट द सुपरपोजिशन बट द एडिशन ऑफ दिस टू जो आपने लिया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस ऑफ द y2, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट आप जो दिखा रहे हो कि ये सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर आपने कोहेरेंट सोर्स माना है, कोहेरेंट सोर्स माने हो और मान लो सपोज करो कि हम सोर्स का रिलेशन यहाँ से दिखा रहे हैं, दिस इज द सेकंड सोर्स S2 यहाँ से मूव कर रहा है। अब ये और इन दोनों के बीच में हमको क्या क्या रिलेशन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं। सो पाथ, अब ये पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन दैट इज द डेल्टा x, जो पाथ डिफरेंस आप ले रहे हो वो कितने का आ रहा है यहाँ पर पाथ डिफरेंस। तो देखो टोटल लेंथ अभी यहाँ पर लेते हैं, टोटल है लेमडा और यहाँ पर मिल रहा है लेमडा बाई 2, हाफ काल मिल रहा है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ यहाँ मिल रहा है। तो पाथ डिफरेंस आप देख रहे हो हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर हम इसी सोर्स को आगे बढ़ा दें और इसमें फेज एंगल कितना मिल रहा है, तो फेज डिफरेंस अगर हम यहाँ देखते हैं फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है फाई का, तो फाई आव इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ जीरो ले लिए, यहाँ पे 2 पाई यहाँ आ गया, तो यहाँ पाई आ गया, यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ पर 3 पाई हो गया, यहाँ पे 4 पाई हो गया, ये हो गया 5 पाई हो गया, यहाँ आ गया 6 पाई हो गया और यहाँ हो गया 7 पाई। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का से फेज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ 8 पाई आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 7 पाई आ रहा है, तो फाई जो फेज डिफरेंस ऑफ पाई है, ठीक है। ये दो देख रहे हैं हाफ के केस में पाई आ रहा है। अब अगर हम दूसरा बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर हम यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू, यहाँ देखो अगर एक वेव और आगे प्रोसीड कर जाते हैं, मान लो हमने s यहाँ से हटा दिया, ठीक है, S यहाँ से हटा दिए, ये सब रिलेशन को मिटा दे रहे हैं, इसके जगह पे S2 जो है वो आगे बढ़ गया और यहाँ S2 हो गया, इस जगह पे S2 है। तो अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो 3 लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 लेमडा और फिर ये हाफ यहाँ पर आ रहा है, ये लाइन आ गया हाफ का, तो यहाँ पर हो गया लेमडा बाई 2, सो दैट बिकम द 3 लेमडा बाई 2। तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो गया फेज डिफरेंस यहाँ पे, अब ये 3 पाई का फेज डिफरेंस हो गया, 3 पाई का फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये 3 पाई का कैसे हुआ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पाई हो गया, यहाँ 2 पाई हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, तो एक वेव यहाँ 3 पाई हो गया, यहाँ 4 पाई हो गया, ठीक है, 4 पाई हो गया, ये कितना हो गया 5 पाई हो गया, तो 8 5 3 पाई का डिफरेंस हो गया। इसी तरह हम अगर थर्ड कंडीशन लेते हैं और S जो सोर्स है उसको आगे बढ़ा देते हैं, सपोज करो अब ये पूरा फिर से हम मिटा करके आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया S2, अब यहाँ पर आ गया S2, यहाँ आ गया, ठीक है, सोर्स यहाँ पहुँच गया। तो ऐसे में अब कितने का हुआ यहाँ पर से, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया 2 पाई, यहाँ हो गया 3 पाई। तो नेक्स्ट आपके पास रिलेशन कितना आया, तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना ले लिया पाथ डिफरेंस, तो 5 लेमडा बाई 2, और फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस तो ये आ गया आपका दैट इज इक्वल टू 5 पाई। तो इस तरह हम डिफरेंसेस को समझ रहे हैं, कब, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। अब इनका जनरल बात करें तो पाथ डिफरेंस को आप क्या लिखेंगे, तो
यहाँ पे लेमडा बाई 2 हो जा रहा है, ये देख रहे हैं। फिर आ गया 2n+1 लेमडा बाई 2 हो गया, तो यहाँ जनरल हो गया, इन जनरल फॉर किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पाथ डिफरेंस यहां ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस ये हो गया 2n+1 लेमडा बाई 2। अब n इंटीजर है, n क्या है, n इंटीजर है, n क्या वैल्यू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 0, n को आप ले रहे हैं n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया, 0 लिखते हैं तो π/2 लेमडा बाई 2, और इस तरह करके देख रहे हैं। और यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं मान लो पाथ फेज डिफरेंस का, तो ये फेज डिफरेंस का वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगा, इसको भी देख लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो ग्राफ से हम लोग समझे, दोनों ही कंडीशन इंटरफेरेंस का बेसिक जो आप बोल रहे हैं बेसिक थ्योरी, तो यहाँ पर आ गया ये पाथ डिफरेंस अभी लिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये कितने का हो गया फेज डिफरेंस, तो यहाँ ये भी लिखेंगे 2n+1 पाई। अब इसको भी n को तो आप 0 रखोगे पाई आ जाएगा, 1 रखोगे तो ऐसे में 3 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे 5 पाई आ जाएगा। मतलब ये जनरल कंडीशन मेरे पास आ गया। तो ये हम लोग देखे जाने किसके बारे में, इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स में अगर रहता है तो सुपरपोजिशन होने के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होगा। अब यहाँ पर बात करें इंटरफेरेंस, इतना देर से हम लोग बात करें इंटरफेरेंस क्या है। तो इंटरफेरेंस में क्या मिला हमको, जब हम कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं तो ब्राइट बैंड बन रहा है, और जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो डार्क बैंड बन रहा है, क्योंकि आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है। ये दोनों बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब आपको बताएं कि जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एट फेज बात कर रहे हैं, एट फेज, या कह सकते हैं एट फेज मीट कर रहा है या एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव बना रहा है उस समय आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है। तो इस बात को हम लोग यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं इंटरफेरेंस के केस में, जो आपने दोनों बात को यहाँ देखा कि क्रस्ट ट्र और ये आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, यहाँ आउट ऑफ फेज है, ठीक है, तो ऐसे में डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, एट फेज मीट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। ये बात यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखो इंटरफेरेंस क्या हुआ, तो जब 0 बन रहा है और ब्राइट बन रहा है, ब्राइट डार्क का फॉर्मेशन हो गया, ये डार्क हो गया, यहाँ ब्राइट हो गया, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ डार्क लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये डार्क हो गया, यहाँ ब्राइट हो गया, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ ब्राइट हो गया, यहाँ डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी ब्राइट देख रहे हैं। क्या है, इसको समझने के लिए, इंटरफेरेंस को समझने के लिए मान लीजिए सपोज करो कि यहाँ पे हम 10 लाइन ले रहे हैं, 10 इंस्ट्रूमेंट है, 10 इंस्ट्रूमेंट है, 5, 6, 7, 8, 9 और मान लो यहाँ 10 कर दिए, और सभी इंस्ट्रूमेंट के पास सेम एनर्जी है 5 जूल का। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैव द एनर्जी ऑफ 5 जूल, हर एक के पास 5 जूल है, ठीक है, 5 जूल, 5 जूल हम यहाँ भी लिख रहे हैं, 5 जूल यहाँ भी है, 5 जूल यहाँ भी है, 5 जूल यहाँ भी है, एनर्जी 5 जूल यहाँ भी है। तो नेट एनर्जी कितना है बताओ, तो नेट एनर्जी ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो आप ले रहे हैं वो सभी के पास कितना है, नेट एनर्जी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो नेट एनर्जी कितना है, नेट एनर्जी इज इक्वल टू 50, ये कितना हो गया, 50 जूल हो गया। यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इंस्ट्रूमेंट या 10 पर्सन जो भी आप ले लेते हैं, सभी के पास 5 जूल का एनर्जी है। टोटल एनर्जी कितना है, तो 50 जूल यहाँ पर है। लेकिन अगर हम किसी एक से मान लो सपोज करो कि यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 1 से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं 2 में, 1 से 2 में, फिर 3 से एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रहे 4 में, फिर 5 से एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रहे 6 में,
फिर क्या देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं 7 से एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, किस में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं 8 में, फिर 9 से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं 10 में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 3 के पास एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 5 के पास एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 7 के पास एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। 9 के पास एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन 2 के पास एनर्जी कितना हो गया, 10 जूल। 4 के पास कितना हुआ, 10 जूल। 6 के पास कितना हुआ, 10 जूल। 8 के पास कितना हुआ, 10 जूल। 10 के पास कितना हुआ, 10 जूल। अब देखो ये क्लियर हो गया कि टोटल एनर्जी 50 ही है, ठीक है। बस यहां पर क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एक जगह का एनर्जी दूसरे जगह में जाके ऐड हो गया, तो एनर्जी का टोटल वैल्यू वही है, कंजर्व्ड है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो गया। और ये फेनोमिना ही कहलाता है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस का डिफिनेशन हम यहीं से लिखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी, द फेनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरफेरेंस का डिफिनेशन दे दिए, फेनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन of redistribution of light energy, of light energy, ठीक है। लाइट एनर्जी का ड्यू टू क्या है यहाँ पे, ड्यू टू द सुपरपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन पढ़े हैं, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट ले रहे हैं ना, ऑफ लाइट वेव, ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है फ्रॉम, कैसा कंडीशन आपने लिया, कोहेरेंट सोर्स, बार बार दिखा रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं कोहेरेंट सोर्स। तो लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट sources, two coherent sources, ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेज। और इसी को हम क्या करें, इंटरफेरेंस इज नोन एज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बेसिक चीज हम लोग जाने। अब इंटरफेरेंस को, ये तो थ्योरी से आपने देखा, अभी मैंने ग्राफिकल देखे, और इस ग्राफिकल के हिसाब से यंग डबल स्लिट के में फ्रिंज विड्थ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।